अगर लक्ष्य पता हो तो रास्ते अपने आप मिल ही जाते हैं, पर रियल लाइफ में हमारी अर्थ पर हम किसी भी स्थान को पहचानते कैसे हैं? किसी भी स्थान की पहचान का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये किया जाता है हमारी अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से। हेलो एवरीवन, मैं वसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 को कवर कर चुका है, जो था सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे थोड़ी चपटी हुई है। देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है वह मानव द्वारा बनाया गया है एक पृथ्वी का मॉडल है, जिससे हमें पृथ्वी के बारे में जानते हैं और समझते हैं। देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जाता है। देखिए, ये हमारी ग्लोब है, इसमें एक सुई तिरछी गुजरती है। चूँकि इसलिए तिरछी गुजरती है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे झुकी हुई है, इसलिए गुजरती है। देखिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिण ध्रुव हो गया, और इसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, इसीलिए जो हमारा ग्लोब है इसको भी हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे कोई भी रेखाएं नहीं है, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा और हमारे खगोल शास्त्रियों के द्वारा मान लिया गया है। ऐसे में पृथ्वी पे कोई भी रेखा और कोई भी सुई नहीं और कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। ये हम लोग कल्पना कर चुके हैं, कल्पना कि ये काल्पनिक रेखा है। देखिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जो विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक विभिन्न काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समानांतर वृत्तों का अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए, जो हमारी विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, वह हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश पे, और इसी के समानांतर ही उत्तरी अक्षांश, मतलब जो भी ये लाइनें खींची गई है, क्षैतिज लाइनें जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है, इसको हम लोग अक्षांश लाइनें कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आधे भाग को, मतलब विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। देखिए, विषुवत वृत्त के माध्यम से हमें किसी भी देश के या किसी भी स्थान की पता लगाया जा सकता है। आइए आगे जानते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की भाग की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सामान्यतः उसे उत्तर को उसे या दक्षिण को दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। देखिए, विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा अक्षांश जो है वह घटता जाता है, छोटा होते जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं: विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण वृत्त। आइए, अब हम लोग का अगला टॉपिक है पृथ्वी में ताप कटिबंध। देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे निकट ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा कर्क रेखा हो गया और ये हमारा मकर रेखा। इसके बीच वाले भाग को हम लोग उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं
वह सालों भर पड़ती रहती है और सालों भर यहाँ पे दिन और रात होते रहता है। इसके वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है और वाष्पीकरण की ज़्यादा क्रिया होती है तो बारिश होती है और बारिश होती है तो जैव विविधता यहाँ पे ही उष्णकटिबंधीय यानी भूमध्य विषुवत रेखा पर ही भूमध्य रेखा पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा कर्क रेखा और ये हमारा हो गया मकर रेखा के माध्यम वाले भाग को कर्क रेखा और मकर रेखा के कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वाले वृत्त के बीच वाले भाग को हम लोग उत्तरीय शीतोष्ण कटिबंध करते हैं। क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे सर्दी में जाड़े में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मी में ज़्यादा तापमान रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे सूर्य की किरणें होती है वह लंबवत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखिए चूँकि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है और यहाँ पे देखिए 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है, चूँकि इसलिए यहाँ पे उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ हमको दिखा रहा है, कुछ बता रहा है हमको। देखिए सीधी सतह पर टर्च का प्रकाश तेजी पर कम क्षेत्र फैलता है। देखिए जैसे कि हमारी सूर्य की जो किरणें पड़ती है, अगर सीधी पड़े किसी धरती पर जिस स्थान पे पड़ती है तो वहाँ पे कम क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा सूर्य की प्रकाश पड़ती है। और वही अगर सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़े, लेकिन अगर यह तिरछी पड़े तो सूर्य की प्रकाश ज़्यादा पड़ेगी और जो सूर्य की प्रकाश होगी वह थोड़ी कम नहीं, सूर्य की प्रकाश ज़्यादा फैलेगी और सूर्य की प्रकाश थोड़ी कम पड़ेगी। आइए देखते हैं देशांतर क्या है। देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है तथा प्रत्येक अंशों को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय एवं यानी देशांतर आपस में मिलती है। देखिए जो हमारी देशांतर रेखाएँ होती है, ये हमारी देशांतर रेखा है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये जैसे जैसे देशांतर रेखाएँ बढ़ती है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे आगे सभी आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पे सभी एक आपस में चिपक जाते हैं, इसी को हम लोग उत्तरी देशांतर रेखाएँ बोलते हैं। देखिए प्रमुख देशांतर रेखाएँ, ये हमारी प्रमुख देशांतर रेखाएँ होते हैं। प्रमुख एवं उत्तर 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय एवं की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यमोत्तर यानी देशांतर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर यानी देशांतर को प्रमुख यमोत्तर देशांतर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देखिए ये हमारा प्रमुख यमोत्तर यानी देशांतर हो गया 0 डिग्री और ये 180 डिग्री इधर पूरब हो गया और 180 डिग्री इधर पश्चिम हो गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है पूर्वी गोलार्ध में पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए इस किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए प का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर पर यानी देशांतर पर एक ही रेखा पर स्थित होती है। आइए आगे देखते हैं। इसमें सब समझाया गया है कि अगर हम कैसे जानते हैं। देखिए देशांतर क्या है, देशांतर और समय। देखिए प्राचीन काल में लोगों के पास जब घड़ी नहीं था, उस समय लोग सूर्य के प्रकाश से ही अपने समय को देखते थे और बता रहे हैं आपको, चलिए देखते थे। जैसे प्राचीन काल में लोगों के पास घड़ी नहीं था तो लोग सूर्य की प्रकाश से ही किरणें से ही समय का पता लगाते थे। देखिए
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो आपको पता होगा, देखिए ग्रीनविच पर स्थित यमोत्तर यानी देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश की सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, मतलब सभी देशों में। देखिए यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से, ये पृथ्वी है और ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में यानी समय होगा, यानी 15 गुने 4 यानी 60, यानी अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। देखिए यहाँ पे दिया है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतर पर सभी स्थानों की स्थानीय समान है। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानीय का समयों में अंतर होता है। आइए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। देखिए उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यहाँ आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। आइए ये भी देखें, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे, तब भारत में समय के 7:30 बजे होंगे शाम के। कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हेलो दोस्तों, चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके जो भी सवाल है पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।